हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम क्लास 12 नागरिक शास्त्र 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए नागरिक शास्त्र सिविक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए फिर से लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो में हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को बताने वाले, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी पिछले कुछ वर्षों से आपके नागरिक शास्त्र के पेपर में वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर मैं आपको बताऊंगा। लाइक आपकी बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन यानी अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, और लघु उत्तरीय क्वेश्चन विथ आंसर के साथ, यानी आपको क्वेश्चन के साथ उसका आंसर भी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, बस आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट इस बार 1 मार्च 2025 की बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं नागरिक शास्त्र का, ये वीडियो लास्ट तक देखिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चन का आंसर बताते हैं, और आप लोग ये वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और पूछा गया है प्रश्न नंबर 1 में कि रूस ने किन विद्रोहियों को समाप्त करने के लिए मानव अधिकार का उल्लंघन किया था। रूस की यहाँ पर बात हो रही है स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेचन। ठीक है, यानी जो रूस है भैया, जो कि एक महाशक्तिशाली है, ठीक है, महाशक्तिशालियों में आता है और भारत का परम भक्त भी है, यानी मित्र भी कह सकते हैं, दोस्त भी है। तो रूस ने विद्रोहियों को समाप्त करने के लिए अधिकार का उल्लंघन किया था, वो चेचन था। ठीक है, चेचन था। पहले का आपका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दूसरा नंबर दिया हुआ है कि प्रश्न संख्या, यहाँ पे देखिए कि पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया की विभाजन का प्रतीक किसे माना जाता है। तो आप सभी को पता होगा, बर्लिन की दीवार को माना जाता है। ठीक है, बर्लिन की दीवार कब बनकर तैयार हुई, तो 13 अगस्त, ये आप याद रखिए, काफ़ी बार मैंने बताया है, 13 अगस्त 1961 को ये बनकर तैयार हुई थी। उसके बाद में इसको गिराया कब गया, यानी इसको तोड़ा कब गया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 नवंबर, ठीक है, 2 नवंबर। उसके बाद में देखिए 1989 को इसको तोड़ा गया था, ये आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, बर्लिन की दीवार बनाया गया था 1961 में, तोड़ा 1989 में गया था। ये पूंजीवादी साम्यवादी विभाजन का प्रतीक माना जाता है। तो ये दूसरे क्वेश्चन का भी राइट आंसर बता दिया मैंने। तीसरे क्वेश्चन का चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कि भारत चीन संबंधों में तनाव के समय कौन सा नारा प्रचलित था, यानी भारत चीन का जो संबंध था और जो तनाव हुआ था भारत और चीन के बीच में, ये कौन सा नारा प्रचलित हुआ। इसमें जो नारा प्रचलित हुआ था डियर स्टूडेंट, हिंदी चीनी भाई भाई, और इसको नारा किसने दिया था, यही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने शायद दिया था। तो तीसरे का आपका भी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी संपूर्ण तैयारी इस समय चल रही है, मैराथन क्लास भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, स्क्रीन पर दिया हुआ है 4 नंबर क्वेश्चन कि अमेरिका के मुकाबले सत्ता के विकल्प के रूप में कौन से संघ या देश उभर कर सामने आए, इसके बारे में बताना है। तो 4 नंबर का आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी आए, यानी यूरोपीय देश भी आया, भारत व चीन भी आया, आसियान भी आया। देखिए आसियान किसे कहते हैं, मैंने आपको काफ़ी बार बताया, ASEAN, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ, ठीक है, साउथ ईस्ट साउथ एशियन, यहाँ पर देखिए एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन, यहाँ पर देखिए नेशन से, इसका एक प्रकार से आसियान की फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 8 अगस्त 1967 को, जो है बैंकॉक, यानी थाईलैंड की जो राजधानी है शायद बैंकॉक थी, उसी में इसकी स्थापना हुई थी, इसका मुख्यालय वहीं पर था। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर दिया हुआ है कि चीन किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। तो चीन भैया किस वर्ष विश्व व्यापार का संगठन बना, वो आपका हो जाएगा 2001 हो जाएगा, वर्ष 2001 राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन WTO, देखिए विश्व व्यापार संगठन को क्या कहता है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई, 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, दक्षेस सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, यानी जो दक्षेस सार्क है इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये आपका नेपाल में है। कहाँ पर स्टूडेंट, नेपाल के जो राजधानी है काठमांडू में इसका मुख्यालय है सार्क। ठीक है, सार्क की स्थापना
किसने की थी और किसने नहीं, यानी कब हुई थी और इसमें कितने सदस्य हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा। उसके बाद में देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, कारगिल युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो कारगिल युद्ध जो बेसिकली हुआ था वो आपके भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए थे। ठीक है, कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था 1999 में। उस समय के जो एक प्रकार से कारगिल युद्ध के बीच में जो ये हुआ था युद्ध, कब हुआ था? 1999 में कारगिल युद्ध की बात हो रही है। तो 7वें ए का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 7 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, देखिए ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो 8वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी वाला। 1972 में हुआ था, यानी कब हुआ था? 2 जुलाई, ये आप जरूर याद रखिए, 2 जुलाई 1972 की एक प्रकार से इसका हस्ताक्षर हुआ था शिमला समझौते पर। ठीक है, और उस समय के जो एक प्रकार से जो प्रधानमंत्री थी, भारत की मैं बात करूं तो इंदिरा गांधी थी। पाकिस्तान का कौन था? आप लोग कमेंट में नीचे जरूर बताइएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, 9 नंबर की संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय की बात हो रही तो 9 नंबर का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, दिया हुआ है कि निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है? तो इनमें से जो नहीं है स्टूडेंट, वो आपका कौन सा नहीं है? वो आपका ताइवान हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ताइवान आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो टोटल आपके पेपर में नागरिक शास्त्र में मैं बात करूं तो 10 ही बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस वीडियो में भी मैंने 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताए हैं जो आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, कौन से क्वेश्चन है? महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय को प्रश्न सहित उत्तर। ठीक है, तो इसका भी मैं आंसर आपको देने वाला हूं, तो मैं वीडियो इसके लिए आपको लाइक कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है ये सभी क्वेश्चन ढूंढ के लेकर आने के लिए। तो एक लाइक जरूर बनता है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट, अभी तक आप लोगों ने नहीं किया होगा। आप लोग तो वीडियोज को देखते हो लेकिन सपोर्ट नहीं करते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक जरूर कर लीजिएगा इस वीडियो को लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए 1 ही सेकंड लगेगा, तो कर लीजिए। ठीक है, कर लिया होगा आप लोगों ने। आप लोग हमारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, आपके लिए ही मैं मेहनत करता हूं, और मुझे भी एक प्रकार से खुशी होगी कि आप लोग की तैयारी अच्छी हो और आप हर एक विच्चा 95% का स्कोर करें अपने पेपर में। तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, और मैं भी अपनी तरफ से जी जान कर लगा कर मेहनत करता हूँ, और आपकी तैयारी के लिए मैं वीडियोज लेकर आता हूँ। ठीक है, तो सपोर्ट बनाए रखना पड़ेगा स्टूडेंट, तभी मैं वीडियो लेकर आ पाऊँगा और आपकी तैयारी को बेहतर बना पाऊँगा। ठीक है, चलिए देख लेते। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति को प्रेरित करने वाली विचारधारा कौन सी थी? रूसी क्रांति की बात हो रही है, तो इसका उत्तर देखिए, वर्ष 1917 में हुई रूस क्रांति को प्रेरित करने वाली विचारधारा समाजवाद के आदर्शों तथा समता मूलक समाज की थी। यहाँ पर देखिए वो बोलाशेविक क्रांति के साथ ये विचारधारा रूस में फैली थी। इस क्रांति के जन्मदाता व्लादिमीर लेनिन को माना जाता है। ठीक है, व्लादिमीर लेनिन। अब आप लोग बताइए प्रेजेंट टाइम में जो रूस का राष्ट्रपति है क्या व्लादिमीर पुतिन है? कमेंट में जरूर बताइएगा स्टूडेंट। उसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, CIS का पूर्ण रूप लिखिए, फुल फॉर्म लिखिए। तो CIS का पूर्ण रूप है, यहाँ पर देखिए कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, यानी स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल है। ये आपका दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 3 नंबर कि भारत और रूस में यहाँ पर देखिए सामरिक समझौता कब हुआ? भारत और रूस में जो सामरिक समझौता है बेसिकली ये कब हुआ? तो उत्तर देखिए, भारत और रूस में सामरिक समझौता वर्ष 2001 में हुआ। दोनों देशों के मध्य सामरिक समझौते के रूप में 80 द्विपक्षीय और 3 यहाँ पर देखिए अधिकार पत्रों पर हस्ताक्षर हुए थे। तो ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर दिया हुआ है, यूरोपीय संघ के किन्हीं 2 पुराने सदस्यों का नाम बताइए। तो यूरोपीय संघ के हमें 2 पुराने सदस्यों का नाम बताना है, और हर एक क्वेश्चन नागरिक शास्त्र में आपके 2 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, मैंने मॉडल पेपर काफ़ी सारे वीडियोज बनाए हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया है, निर्देश आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको सारी चीज़ें पता होगी। ठीक है, जो चैनल पर हमारे रेगुलर बने हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए, उन्हीं को ये वीडियोज़ को इन्फॉर्मेशन पता चल पाता होगा, और वो वीडियोज़ को देखते होंगे, क्वेश्चंस को तैयार करते होंगे, उनको
हमको ये सारी चीज़ें पता होती है कि अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन कितने नंबर का, कितने सब्जेक्ट में कौन से नंबर पर पूछा जाता है। अभी मान लीजिए कि देखिए मैं बात कर रहा हूँ अति लघु उत्तरीय की, तो आपके नागरिक शास्त्र, इतिहास में और भूगोल में ये 2-2 नंबर का होता है, लेकिन समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र ये में 3-3 नंबर का ये अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन होता है। तो डिपेंड करता है कि आपका नंबर कितने पर है, पैटर्न क्या है क्वेश्चन का, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद में देखिए 4 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया था, उत्तर है यूरोपीय संघ में वर्तमान 27 सदस्य देश हैं। यूरोपीय संघ के 2 पुराने सदस्य निम्नलिखित हैं, स्वीडन और जर्मनी, ठीक है, स्वीडन और जर्मनी। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, आसियान के संस्थापक सदस्य देशों का नाम लिखिए। तो उत्तर देखिए, वर्ष 1967 में 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर कर दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन, आसियान को क्या कहा जाता है, दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन, ठीक है। आसियान की स्थापना कब हुई, 8 अगस्त 1967 को। 5 देश क्रमशः मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड थे। थाईलैंड की राजधानी जो बैंकॉक है उसमें इसकी स्थापना हुई थी आसियान की, ठीक है, यानी एक प्रकार से मुख्यालय भी कह सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 है कि 1970 के दशक में चीन की नीति में क्या बदलाव हुए। 1970 के दशक की यहाँ पर बात हो रही है, तो इसका उत्तर देख लेते हैं। देखिए इसका उत्तर है 1970 के दशक में चीनी नेतृत्व में परिवर्तन हुआ, जिससे चीन अपनी नीति में वैचारिक, यहाँ पर देखिए वैचारिक मुद्दे की जगह व्यवहारिक मुद्दों का प्राथमिकता देने लगा। यानी जो वैचारिक मुद्दे हैं इसकी जगह क्या है, जो व्यवहारिक मुद्दे हैं इसकी प्राथमिकता वो देने लगा। उसके बाद में देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल विवाद किसकी मध्यस्थता से सुलझाया गया, ठीक है। तो देखिए भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल विवाद विश्व बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, यहाँ पे देखिए विश्व बैंक की मध्यस्थता से वर्ष 1960 में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए जाने से सुलझाया गया। इस संधि के प्रावधानों के अनुसार भारत सिंधु नदी के कुल पानी का देखिए 20% भाग ही इस्तेमाल कर सकता है। यानी सिंधु नदी जल का क्या है भैया, ये जब हस्ताक्षर हुआ और विश्व बैंक ने इसको एक प्रकार से सुलझाया था, ठीक है, यानी दोस्ती करवाई थी, या दोस्ती नहीं थी लेकिन सुलझाया था, मैटर जो था उसको सुलझाया था, शांत कराया था, ठीक है। तो 20% से जो सिंधु नदी जल का पानी भारत इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है स्टूडेंट। ये कब हुआ था, 1960 में हुआ था। किसके बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में। अब आप लोग कॉमेंट में बताइए उस समय के जो प्रधानमंत्री थे भारत और पाकिस्तान के कौन थे, ये आपके लिए एक प्रकार से टेस्ट है, ठीक है, तो बताइएगा स्टूडेंट। उसके बाद में देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है प्रश्न नंबर 8 कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात हो रही है, तो एंटोनियो गुटरेस वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं, जो कि पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री है। एंटोनियो गुटरेस 2015 तक शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के उच्चायुक्त रहे हैं, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र जो संघ का महासचिव की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन है, एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, कहाँ कर, पुर्तगाल के, ठीक है। ये आप लोग जरूर याद रखिए, ये क्वेश्चंस आपके नागरिक शास्त्र में ऐसे ही पूछे जाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि नव स्वतंत्र देश के सामने सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी। जो नव स्वतंत्र देश है ना, इसके सामने जो भैया सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती, सुरक्षा अपने आप में क्या है भैया, जो अपना समाज, अपना देश, अपने लोगों के ऊपर जो सुरक्षा होता है, ठीक है, मृत्यु से या आतंकवाद से, उसी को कहते हैं सुरक्षा स्टूडेंट। चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसका आंसर भी दिया हुआ है कि अधिकांश नव स्वतंत्र राष्ट्र औपनिवेशिक शासन से 1940 के दशक के अंतिम वर्षों से स्वतंत्र होने प्रारंभ हुए। इसके उपरांत इन राष्ट्रों के समक्ष अनेक चुनौतियां जो है उभर कर सामने आई। जैसे पहला इसमें है कि इन देशों पर पड़ोसी जो देश हमला कर सकते थे, और दूसरा है इन देशों के अंदर सैन्य संघर्ष का भय था। यानी एक प्रकार से क्या, जो मिलिट्री का सैन्य को क्या कहते हैं, एक प्रकार से आर्मी कहते हैं, ठीक है। तो इन देशों के अंदर सैन्य संघर्ष का भी भय था, ठीक है, किसके बीच में, नव स्वतंत्र देशों के सामने जो चुनौती आई। अब देखिए 1940 के दशक की यहाँ पर बात हो रही है, और हमारा जो भारत देश आज़ाद हुआ था वो 15 अगस्त 1947 को हुआ था। तो उसके समक्ष भी ये सबसे बड़ी चुनौती थी सुरक्षा को लेकर, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद में देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देख सकते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निर्जन वन किसे कहते हैं। यह हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, निर्जन वन किसे कहते हैं। तो इसके बारे में देखिए उत्तर है, निर्जन वन ऐसी वन भूमि को कहा जाता है जहां मानवीय निवास नहीं होता। जहां पर क्या है, मानवीय जो निवास है ये नहीं होता है। ये प्रवृत्ति उत्तरी गोलार्ध के देशों में अधिक है।
ये उत्तरी देशों के गोलार्ध में क्या है, अधिक है। इसके अंतर्गत पर्यावरण को मनुष्य से अलग वस्तु माना जाता है, जिसको बाघ या अभ्यारण्यों के रूप में बदलकर मनुष्यों से बचाया जा सकता है। मनुष्यों से क्या है स्टूडेंट, बचाया जा सकता है। तो 10 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था कि निर्जन वन किसे कहते हैं, इसका भी आंसर मैंने आप सभी को दे दिया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और आप लोग थोड़ा समझिए स्टूडेंट, ठीक है। क्वेश्चन को जब आप लोग समझना प्रारंभ कर देंगे और जब आपके क्वेश्चन क्या है आंसर आप लोग देखेंगे। देखिए स्टूडेंट क्या होता है, मैं आपको बताऊँ रियलिटी में आप सभी की बताऊँ तो रियलिटी ये है कि आप लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, ठीक है। पढ़ाई आप लोग 100% जब आप स्टडी पर ध्यान दे रहे लोगे, क्योंकि अब आपके पास टाइम कम बचा है और आपको क्या 100% अब आपको पढ़ाई पर ही ध्यान देना है। खेलना कूदना देखिए जाइए, लेकिन कब जाइए। पहले क्या होता था, दोस्तों के साथ निकल जाते थे, और इस समय तो शादियों का सीजन भी चल रहा है, तो सोचते हो भैया चले जाए बाबा या मौसी या कहीं पर भी चले जाए, घूम टहल के चले जाए, शादी में घूमे टहले एंजॉय करें। तो टाइम ये बहुत कम है, ठीक है। इसमें आप लोगों को क्या एक पासिंग मार्क्स मिल सकता है, और जो अच्छे से तैयारी करेगा और अभी भी मौका उसके लिए 95% लेकर आना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसके लिए आपको 100% स्टडी पर ध्यान देना पड़ेगा और शादी वगैरह का जो है त्याग करना पड़ेगा। शादी वगैरह में घूमने जाना, खाना पीना जो कि शादी वगैरह का खा लेते हो तो हेल्थी एक प्रकार से होता है, जो है ज़्यादा हेल्दी नहीं होता है, उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। टाइम अब आप स्टडी पर दीजिए, ठीक है। सोशल मीडिया पर काफ़ी आप लोग घंटे टाइम बिता देते हो। इंस्टाग्राम पर अभी मैं देखता हूँ काफ़ी स्टूडेंट जो हमारे चैनल पे पढ़ते हैं, तो इंस्टाग्राम पर मैं देखता हूँ कि वो पढ़ाई नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं इंस्टाग्राम पर, वो डेली मैं देखता हूँ कि वो 24 घंटे इंस्टाग्राम पर रहते हैं, ठीक है। मैं स्टोरी डालता हूँ तो देखता हूँ, मैं तुरंत देखता हूँ उनको कि वो इंस्टाग्राम पर लाइव सीन कर देते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो ऐसी नहीं गलती करनी। देखिए इंस्टाग्राम पर रहिए, लेकिन इसका एक टाइम टेबल बना लीजिए आप, क्योंकि टाइम टेबल से पढ़ोगे तभी आप अच्छे नंबर ले सकते हो, पासिंग मार्क्स आप ला सकते हो। जब आप इस तरह से करोगे, इंस्टाग्राम पर टाइम दोगे और शादी विवाह अटेंड करोगे, तो पास तो सभी हो जाएंगे। देखिए पास होना सभी हो जाएंगे, लेकिन अच्छे मार्क्स लेना ये वैल्यूबल होता है, ठीक है। तो पासिंग मार्क्स भी आप लोग लेकर आ सकते हैं, लेकिन जिनको अच्छे मार्क्स लेकर आना उनके साथ तो मैं हूँ, ठीक है। जिनको पासिंग मार्क्स सिर्फ पास होना है तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, यानी दोनों में मैं आपका सहमति चाहता हूँ। जो जिस तरह से करना चाहता है वो कीजिए। देखिए टीचर का और काम जो होता है, टीचर गुरु का काम ये होता है रास्ता दिखाना, रास्ते पर चलना आपका काम है, पेपर देने आपको जाना है, ठीक है। मेरा काम क्या है, मुझे तैयारी करानी है, तैयारी मैंने करा दिया, पेपर आपको देने जाना है, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है पेपर में, कॉपी आपको भरनी है, मुझको कुछ नहीं करना है। इसीलिए मैं बताता हूँ स्टूडेंट, ये रियलिटी आप लोगों की जो आप लोग स्वीकार नहीं करते हो और बोलते हो कि सर मैं तो यहीं पर नहीं था, मैं अभी आई हूँ या अभी आया हूँ, तो ये गलती है आप लोगों की। तो सोशल मीडिया पर कम इस्तेमाल कीजिए और तैयारी पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं जो 11 नंबर क्वेश्चन है। हमारी बातों काफ़ी स्टूडेंट को बुरा लग रही होगी तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन हाँ जो मैं बता रहा हूँ वो सही है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, आर्थिक वैश्वीकरण की हानियाँ बताइए। तो इसका उत्तर देखिए, गरीब देशों की आर्थिक स्थिति और भी, यहाँ पर देखिए जो गरीब देश हैं उनकी आर्थिक स्थिति और भी निम्न हुई है। गरीब लोग और भी कमज़ोर स्थिति में आ गए तथा अमीर और भी अधिक अमीर हो गए हैं, जिससे अमीरी और गरीबी के बीच अंतरों में वृद्धि हुई है। यानी जो अमीर था वो और अमीर हो गया, जो गरीब था और भी गरीब हो गया है, ठीक है। तो ये आर्थिक वैश्वीकरण की हानियाँ है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि मुस्लिम लीग द्वारा दिया गया द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है इसके बारे में भी चलिए देख लेते हैं। उत्तर देखिए, द्विराष्ट्र सिद्धांत के अनुसार भारत हिंदू और मुसलमान दो, यहाँ पर देखिए क्रोबो यानी धर्म समुदाय का देश है तथा इस आधार पर इसका विभाजन भारत और पाकिस्तान के रूप में होना चाहिए। उस तरह से 1947 में जो भारत का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि भैया भारत का विभाजन ना हो, और गांधी जी भी चाहते थे कि भैया भारत का विभाजन ना हो, लेकिन जो जिन्ना था पाकिस्तान का प्रधानमंत्री 1947 में, भैया उन्होंने क्या है एक प्रकार से जो हमारे देखिए दोनों हमारे जो भारत कंट्री में है वहाँ पर मुसलमान भाइयों भी रहते थे और जो हिंदू भाइयों भी रहते थे, तो दोनों टाइप के भाई रहते थे। रिलीजन देखिए अभी हमारे भारत में बात करूँ तो काफ़ी रिलीजन के लोग रहते हैं, साथ में रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान अलग बनना चाहता था, जो कि जिन्ना के प्रभाव से वो अलग हो गया, ठीक है। तो उसके डिटेल में वीडियो मैंने बताया हुआ, जो मॉडल पेपर था, मॉडल पेपर आप लोगों ने देखा होगा तो वो वीडियो उसमें भी मैंने बताया है। उसके बाद में देखिए 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, हैदराबाद के लोगों ने आंदोलन क्यों किया। हैदराबाद के जो लोगों ने आंदोलन क्यों किया इसके बारे में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो उत्तर देखिए, हैदराबाद का शासक निजाम लोकतंत्र की स्थापना का विरोधी था। निजाम क्या था भैया, लोकतंत्र की स्थापना का विरोधी था, तथा
देखिए वो जनता को अधिकार नहीं देना चाहता था, इसीलिए वहाँ ने लोगों ने उसके विरुद्ध आंदोलन किया। हैदराबाद ने लोगों को आंदोलन किया था। हैदराबाद का शासक निजाम लोकतंत्र के विरुद्ध था। लोकतंत्र की स्थापना देखिए 1947 के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई और 565 रजवाड़े थे। आप लोगों को याद होगा 565 रजवाड़े थे और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं इन रजवाड़ों को शामिल करने का यानी 1947 में विलय यानी भारत में शामिल करने का एक प्रकार से वो किया था सर्वेक्षण। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नाम का कोई पत्रिका था जिस पर हस्ताक्षर किए थे 565 जो रजवाड़े थे। ठीक है, उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर दिया हुआ है कि राजकुमारी अमृत कौर स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में कौन सी मंत्री बनी। ठीक है, राजकुमारी अमृत कौर यहाँ पर बात हो रही है कि भारत के पहले मंत्रिमंडल कौन बनी। तो यहाँ पे देखिए उत्तर देखिए राजकुमारी अमृत कौर संविधान सभा की सदस्य थी। ये स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री बनी तथा इस पद वर्ष 1957 तक रही। यानी ये पद जो इसका पद था यानी राजकुमारी अमृत कौर का ये 1957 तक रही थी इस पद पर कार्य किया मंत्रिमंडल पद पर। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन का भी राइट आंसर मैंने दे दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 15 नंबर स्क्रीन पर आप लोग स्टूडेंट देख सकते हैं कि विकास से आप क्या समझते हैं। देखिए नागरिक शास्त्र के परफेक्टिव से मुझे बताना है, परफेक्टिव से। तो ठीक है, इसका देखिए नागरिक शास्त्र का परिभाषा विकास लोग। देखिए स्टूडेंट जो है गले में थोड़ी प्रॉब्लम है तो हमारी जो आवाज़ है थोड़ा एक प्रकार तोतला टाइप की लग रहा होगा स्टूडेंट। ठीक है, गले में प्रॉब्लम है और आप लोगों को एक प्रकार से पता होगा स्टूडेंट ठंडी है, ठंडी का टाइम है और जुकाम काफ़ी होता है, गला भी खराब रहता है इस टाइम। तो उसी प्रकार से मेरी भी प्रॉब्लम है। दवा हालांकि मैंने लिया हुआ है लेकिन फिर भी आप लोगों को थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा होगा। देखिए उत्तर देखिए विकास लोगों देश या मानव जीवन के रहन सहन का स्तर ऊंचा उठाने की प्रक्रिया और औद्योगिकीकरण व आधुनिकता के मामले में आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाना है जो कि जीवन के स्तर के विकास में पहचानी जाती है। जीवन के स्तर में क्या है, पहचानी जाती है। तो ये 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है जो कि टोटल हमारा अति लघु उत्तरीय की बात करूं तो 15 हमारे क्वेश्चन थे। ठीक है, अब हमारा आ चुका है लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया है जो कि 6 नंबर और 5 नंबर का एक क्वेश्चन आपके नागरिक शास्त्र में होता है। तो चलिए इसका भी क्वेश्चन का आंसर मैं दे देता हूँ आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए स्टूडेंट सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न का नागरिक शास्त्र में। जैसा कि मैंने बताया था कि आपका ये मैराथन क्लास भी होने वाला है और काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा यानी कंप्लीट तैयारी है। तो देखिए सोवियत अर्थव्यवस्था एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बीच किसी एक प्रमुख अंतर को उजागर कीजिए। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है जो कि मुझे आपको देना है। तो यहाँ पर इसका आंसर चलिए देख लेते हैं। और ये काफ़ी जैसे कि मैंने बताया था रिपीटेड क्वेश्चन है यानी पिछले कुछ वर्षों से पूछी आ रहे हैं और इस बार भी पूछी जाएगी। 1 मार्च को पेपर है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर दे जाइएगा। मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा। और जितना स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप रोज़ नए नए वीडियो लेकर आते हो और उसमें रोज़ बताते रहते हो कि यही क्वेश्चन आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, तो कौन सा तैयार करें कौन सा ना तैयार करें। देखिए सभी तैयार कीजिए, सभी का नोट्स बनाइए, सभी रिपीटेड क्वेश्चन है। जिस तरह से एक क्या है नौकरी पाने के लिए हमें एग्जाम में तैयारी करनी पड़ती है, उसको पाने के लिए अच्छे से तैयारी करनी पड़ती है, उसका सिलेबस अलग अलग होता है, सेम इसका भी सिलेबस अलग अलग होता है। रिपीटेड क्वेश्चन मैं इसलिए लेकर आता हूँ ताकि बोर्ड एग्जाम में पिछले साल की रिपीटेड भी क्वेश्चन लगभग क्या है 60 से 70% पिछले साल की क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सिलेबस चेंज नहीं हुआ तो पूछे जाते हैं। ठीक है, सिलेबस बिल्कुल भी नहीं चेंज हुआ, आप लोगों को पता होगा, मैंने वीडियो बनाया हुआ था। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए सोवियत अर्थव्यवस्था राज्य नियोजित एवं नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी जिसमें आर्थिक समानता पर बल दिया गया था, जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बाजार आधारित अर्थव्यवस्था है जिसमें आर्थिक स्वतंत्रता पर बल दिया गया है। इसमें कृषि पूंजी पद्धति से की जाती थी, इसमें जो कृषि है पूंजी पद्धति से की जाती है, जबकि सोवियत अर्थव्यवस्था में सामूहिक कृषि की जाती थी। ठीक है, सोवियत अर्थव्यवस्था में क्या होता था, सामूहिक यानी समूह के लोग एक साथ मिलकर वो कृषि करते थे। तो जो पहला क्वेश्चन का राइट आंसर है वो मैंने आप लोगों को बता दिया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए अब आ चुका है स्टूडेंट हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन जो कि लघु उत्तरीय का है। देखिए यूरोपीय संघ ने अपना राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव किस प्रकार कार्यान्वित किया, इसके बारे में हमें बताना है। तो इसका उत्तर चलिए देख लेते हैं। उत्तर है कि यूरोपीय संघ एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह कार्य करता है। इसकी अपनी एक सच्ची मुद्रा यानी यूरो, झंडा, राष्ट्रगान एवं स्थापना दिवस है। इसने अपनी राजनीतिक एवं कूटनीतिक प्रभाव निम्न प्रकार से कार्यान्वित
कार्यान्वित किए, यानी कुछ पॉइंट इसमें दिया हुआ है जो हमें फॉलो करना पड़ेगा। ये पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट देखिए, ब्रिटेन और फ्रांस सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य है जो कि यूरोपीय संघ के सदस्य है। इसके अतिरिक्त संघ के कई अन्य देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी, ठीक है, अस्थायी सदस्य है, जिसके कारण यूरोपीय संघ अमेरिका व अन्य देशों की नीतियों को प्रभावित करता है। यानी जो अमेरिका और जो अन्य देश है इनकी नीतियों को क्या करता है स्टूडेंट, प्रभावित करता है। ये हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि पहले हमारा पॉइंट था। दूसरा पॉइंट चलिए देख लेते हैं। पॉइंट के थ्रू समझाना बहुत ही ज़्यादा बेटर होता है, एग्जामिनर भी संतुष्ट हो जाता है। देखिए दूसरा पॉइंट है, चीन के साथ मानव अधिकारों के उल्लंघन और पर्यावरण विनाश के मुद्दों पर यूरोपीय संघ ने धमकी या सैनिक शक्ति का उपयोग करने में स्थान पर, देखिए उपयोग करने के स्थान पर कूटनीति, आर्थिक निवेश तथा बातचीत जैसी क्या प्रभावशाली रणनीति को अपनाया। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछा गया था कि यूरोपीय संघ ने अपना राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव किस प्रकार कार्यान्वित किया, तो 2 पॉइंट इसमें दिए थे, उसको भी मैंने बता दिया। और इसका एक अलग झंडा यूरो, इसकी राष्ट्रगान, इसकी स्थापना दिवस अलग होती है, ठीक है, यूरोपीय संघ की। तो दूसरे क्वेश्चन का भी राइट आंसर दे दिया है। आप लोग वीडियो को रोक कर देख सकते हैं, उसके क्वेश्चन को लेना चाहते हैं, क्वेश्चन को लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मैं बता रहा था। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि बांग्लादेश के उदय के मुख्य कारण बताइए। बांग्लादेश की जो उदय हुआ था, यानी जो है जो एक प्रकार से पश्चिमी पाकिस्तान से आज़ाद होकर पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था बांग्लादेश, लेकिन अब क्या है, बांग्लादेश हो गया। इसकी यानी जो इसको आज़ादी मिली 1971 से आज़ादी मिली, शायद 16 दिसंबर था जो इसको आज़ादी मिली थी। कमेंट में जरूर बताइएगा स्टूडेंट। तो इसका उत्तर देख लेते हैं, इसका जो मुख्य कारण है उदय का वो देख लेते हैं। वर्ष 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में गृह युद्ध शुरू हो गया, जिसका कारण पश्चिमी पाकिस्तान की नीतियाँ थी, यानी पाकिस्तान जो भी वर्तमान में है, ठीक है, नीतियाँ थी। बांग्लादेश का उदय इन्हीं नीतियों का परिणाम था, जिसके कारण निम्नलिखित है, यानी जिसके कारण क्या है, निम्नलिखित है। सबसे पहला है अयूब खां की बुनियाद, जो अयूब खां है इसके बुनियादी लोकतंत्र के प्रति पाकिस्तानियों का मोह भंग होना। दूसरा है पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान की भौगोलिक दूरी के कारण दोनों भागों की संस्कृति में अंतर होना, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है वर्ष 1970 के चुनाव के बाद पाकिस्तान के सैनिक शासकों ने बंगालियों की न्यायोचित मांगों को ठुकराना, ठीक है, ये हो गया पॉइंट। उसके बाद में देखिए अगला पॉइंट, वर्ष 1971 के गृह युद्ध के कारण लाखों शरणार्थियों को भारत आना और भारत द्वारा उन्हें शरण देना। और पॉइंट है अगला कि शरणार्थियों को शरण देने भारत और पश्चिमी पाकिस्तान की युद्ध का कारण बना, ये भी हो गया। तीसरा देखिए पॉइंट कि 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के हवाई अड्डों पर हमला कर दिया। वो हवाई अड्डा था आगरा का हवाई अड्डा, उसके बाद में मध्य प्रदेश का शायद हवाई अड्डा था, जो उसके बाद में क्या है एक प्रकार से चंडीगढ़ का, दिल्ली का, और उसके बाद में जो कश्मीर का शायद था, फिर जो हमारा गुजरात का हवाई अड्डा है, यानी इन सब जगहों पर जो हवाई अड्डों से यानी लगातार बमबारी कर दी थी पाकिस्तान ने। 3 दिसंबर 1971 को हवाई अड्डों पर हमला कर दिया। उसके बाद में देखिए यहाँ पर भारत द्वारा जवाबी हमले को पाकिस्तान झेल नहीं पाया और युद्ध हार गया। इस युद्ध में पश्चिमी पाकिस्तान की हार ने पूर्वी पाकिस्तान को एक स्वतंत्र देश बांग्लादेश के रूप में मान्यता दी। उस समय के जो भैया आज़ाद, एक प्रकार से उस समय के जो बांग्लादेश की प्रधान राष्ट्रपति हुआ करते थे मुजीबुर रहमान हुआ करते थे, उनकी एक पार्टी भी थी अवामी लीग। क्या पार्टी थी? अवामी लीग नाम की एक पार्टी थी स्टूडेंट। क्वेश्चन पूछा जाएगा नागरिक शास्त्र में, मैंने काफ़ी बार बताया है, ठीक है। और उस समय उनको आज़ादी शायद 16 दिसंबर 1971 को मिली थी। करेक्ट आंसर बताइएगा। 1971 में तो मिली थी, लेकिन क्या 16 दिसंबर वाला सही है? कॉमेंट में ये जरूर बताइएगा, ठीक है। 3 दिसंबर को एक प्रकार से युद्ध प्रारंभ हुआ था भारत की तरफ से क्या है स्टूडेंट, किस तरह से यानी पाकिस्तान जो पश्चिमी पाकिस्तान था ये भारत से किस तरह से युद्ध करने आया, मैं आपको बताना चाहूँगा। जब भारत ने जो बांग्लादेश के लोग हैं, यानी यहाँ पर देखिए पूछा गया ना कि शरणार्थियों को शरण देना भारत और पश्चिमी पाकिस्तान का युद्ध का कारण बना। तो कारण जो बेसिकली बना था कि जब यानी दोनों देशों के बीच युद्ध हो रहा था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के बीच में, तो उस समय जो पूर्वी पाकिस्तान के काफ़ी जो बांग्लादेश के जो प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश कहलाते हैं, बांग्लादेश के जो लोग हैं वो क्या है भारत में शरण लेते थे। भारत में वो क्या एक प्रकार से भारत में आना, भारत द्वारा उन्हें शरण देना, ये पश्चिमी पाकिस्तान को खटक रहा था। और उन्होंने यह 3 दिसंबर 1971 को भारत के हवाई अड्डों पर, जो कि मैंने आपको नाम बताया और उसमें और भी नाम हो सकते हैं, उन पर उन्होंने हमला कर दिया। फिर जवाबी भैया जानते हैं कि भैया भारत क्या है पहला हमला नहीं करता है, उसके बाद में वो छोड़ता नहीं है, वही
इसके साथ भी किया और जो पश्चिमी पाकिस्तान, जो कि अभी भी पाकिस्तान है, उसको हार का सामना करना पड़ा और उसको हार के सामने करने के तत्पश्चात जो बांग्लादेश को एक आज़ादी मिली, जो कि उस समय के राष्ट्रपति और बांग्लादेश से जो आई है उनके एक प्रकार से मेहनत रंग लाई और उनको आज़ादी अलग मिली। ठीक है, अब वो उनका अलग विकास है और देखा जाए तो पश्चिमी पाकिस्तान से बांग्लादेश काफ़ी ग्रो है, यानी काफ़ी उसका विश्व में एक प्रकार से अलग स्थान है और काफ़ी तरक्की की है बांग्लादेश के लोगों ने। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, वो भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की केवल 5 सदस्य देशों को वीटो का जो अधिकार प्राप्त है, क्यों प्राप्त है, इसके बारे में हमें बताना है। तो इसका उत्तर देखिए, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य 4 देशों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस और चीन की वीटो का अधिकार प्राप्त है, यानी 5 देशों के पास वीटो पावर का अधिकार है। ठीक है, देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये देश विजेता एवं सर्वाधिक शक्तिशाली बनकर उभरे थे। इसके अतिरिक्त द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में स्थिरता कायम करने के लिए, स्थिरता जो कायम करने के लिए, यहाँ पर देखिए इसको भी मैं इसका आंसर दे देता हूँ स्टूडेंट। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र 5 स्थायी सदस्य को विशेष अधिकार दिया गया था। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि आखिरी क्वेश्चन है लघु उत्तरीय का इस वीडियो का, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि कब और क्यों की गई थी, यानी क्यों की गई, कब संधि का कब और क्यों की गई, तो इसके बारे में बताना। इसका उत्तर देखिए, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि वर्ष 1972 में हुई थी। इसमें अमेरिका और सोवियत संघ को बैलिस्टिक मिसाइलों के रक्षा कवच के रूप में प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। दोनों ही देश इस संधि के अंतर्गत सीमित संख्या में रक्षा प्रणाली तैनात कर सकते थे। ठीक है, रक्षा प्रणाली क्या तैनात कर सकते थे, लेकिन इन संधि ने दोनों देशों की ऐसी रक्षा प्रणाली की व्यापक उत्पादन पर रोक लगा दी। ठीक है स्टूडेंट, तो जो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन था, इसका भी आंसर मैंने आप लोगों को दे दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों को बता दिया है स्टूडेंट। ठीक है, तो फिलहाल इसमें बताए गए जितने भी क्वेश्चन है मैंने आपको बता दिया। 5 आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन था और 15 आपका अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन था और टोटल आपका जो है स्टूडेंट 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। तो मैंने आपको बता दिया मैराथन क्लास होने वाला था और इसमें कंप्लीट तैयारी है जो कि आपकी 1 मार्च की है स्टूडेंट। वीडियो आपको पसंद आया होगा, आई होप। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अपने लोगों के पास, अपने दोस्तों के पास, 2 लोगों के पास जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे और जो भी आपके डाउट है कॉमेंट में पूछ सकते हैं और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी कॉमेंट में पूछ सकते हैं। तो फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।